नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश। जैसे कि छत्तीसगढ़ के इतिहास है, उसके अंतर्गत हमने छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय राजवंशों को कवर कर लिया है। अब उसके बाद हम इस वीडियो से स्टार्ट करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश। तो देखिए, यहाँ दिया गया है छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंशों में हम किन किन राजवंशों को पढ़ना है, तो उसका यहाँ चार्ट दिया गया है। तो देखिए, यहाँ दो क्षेत्रों के आधार पर पढ़ना है, एक दक्षिण कोसल अर्थात मध्य छत्तीसगढ़ के राजवंशों के संबंध में, और बस्तर दक्षिण छत्तीसगढ़ के राजवंशों के संबंध में। तो जो मध्य छत्तीसगढ़ अर्थात जिसे दक्षिण कोसल के नाम से जानते हैं, उस क्षेत्र में किन किन राजवंशों का शासन था, और बस्तर क्षेत्र में किन राजवंशों का शासन उनसे दिया गया है। तो देखिए, मध्य क्षेत्र में राजसी तुल्य कुलवंश, सरपुरी वंश, शैल वंश, सोम या पांडु वंश, बाण वंश, फड़ी नागवंश, इन सभी वंशों का था। और देखिए, पांडु वंश जो है चार भागों में विभाजित होता है। एक मैकल के सोमवंश, दूसरा है दक्षिण कोसल के पांडु वंश, कलिंग के सोमवंश और कांकेर के सोमवंश। तो चार चार शाखाओं में विभाजित है पांडु वंश। ये हमें दक्षिण कोसल के राजवंशों के अंतर्गत पढ़ना है। और बस्तर के राजवंशों के अंतर्गत हमें नल वंश पढ़ना है, छिंदक नाग वंश पढ़ना है और काकतीय वंश पढ़ना है। देखिए, इनमें से जो है ये फड़ी नागवंश हो गया, फड़ी नागवंश, छिंदक नागवंश और काकतीय वंश। इन तीनों को हम किसमें मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में पढ़ते हैं। बाकी सभी को जो है हम प्राचीन कालीन इतिहास में पढ़ते हैं। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम राजसी तुल्यकल वंश, सरपपुरी वंश, शैल वंश। ठीक, तो इनको कंप्लीट करेंगे हम आज की वीडियो में। इसके अलावा एक और भी वंश है, पर्वत द्वारक वंश। यह जो है पर्वत द्वारक वंश देवभोग वाले क्षेत्र में दिखाई देता है। तो इन चार वंशों को जो है हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप हमारे वीडियो से अंतिम तक बने रहेंगे। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्ञान मीमांसा टेलीग्राम है, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ दिया गया है एक छत्तीसगढ़ का मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र में छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंशों को उनके राजधानी किन क्षेत्रों में उन्होंने राज किया है उसके आधार पर जो है यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया गया है। तो देखिए, जैसे कि यहाँ दिया गया है सरपपुरी वंश। तो सरपपुरी वंश का शासन देखिए कहाँ कहाँ फैला हुआ है। तो सरमपुरी वंश के संबलपुर, सारंगगढ़, सिरपुर और मल्हार, इन क्षेत्रों में सरपपुरी वंश का। बाण वंश का पाली में देखा गया। और ये अमरकंटक क्षेत्र में मैकल श्रेणी के सोमवंश दिखाई देते हैं। कवर्धा में फणिनाग वंश। ठीक, तो आरंग में राजसी तुल्य कुल वंश देखेंगे। दुर्ग क्षेत्र में शैल वंश देखेंगे। कांकेर में कांकेर के सोमवंश पढ़ेंगे। यहाँ गरियाबंद क्षेत्र में पर्वत द्वारक वंश। विनीतपुर, उड़ीसा के विनीतपुर में कलिंग के सोमवंश देखेंगे। सिरपुर में यहाँ पांडु वंश भी देखेंगे। बस्तर में काकतीय वंश देखेंगे। कोरापुट और पुष्करी में नल वंश देखेंगे। ठीक, तो इन सभी स्थानीय राजवंशों के संबंध में हमें पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में हम मुख्य रूप से राजसी तुल्य कुल वंश, जिनकी राजधानी आरंग में है, और शैल वंश जो दुर्ग क्षेत्र में है, और इसके अलावा गरियाबंद की पर्वत द्वारक, और लास्ट में संबलपुर, सारंगगढ़ और मल्हार सिरपुर में फैले हुए सरपपुरी वंश, इन सभी को पढ़ेंगे आज की वीडियो में। तो देखिए, राजसी तुल्य वंश से स्टार्ट करते हैं। इसे सूर्यवंश भी कहते हैं, राजसी तुल्य वंश को सूर्यवंश, क्योंकि यहाँ के पहले शासक थे जो संस्थापक, उनका नाम सूरा है, उन्हीं के नाम पे इसे सूर्यवंश भी कहा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले ये राजसी तुल्य वंश जो है हमारे छत्तीसगढ़ का पहला स्थानीय राजवंश है। तो पहला स्थानीय राजवंश के रूप में हम याद रखना है किसे, राजसी तुल्य कुल वंश को। देखिए, अब इस वंश की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होता है। देखिए, इस वंश की जानकारी जो है हमें भीमसेन द्वितीय, जो राजसी तुल्य कल वंश के अंतिम शासक है भीमसेन द्वितीय, उनके द्वारा आरंग ताम्रपत्र जारी किया गया था। उसी आरंग ताम्रपत्र से हमें राजसी तुल्य वंश के संबंध में जानकारी प्राप्त होता है। इसके संस्थापक के रूप में देखा जाता है सूरा को। सूरा या इनका नाम सूर भी मिलता है। तो सूरा या सूर जो है इस वंश के संस्थापक हैं। इनकी राजधानी आरंग, रायपुर के आरंग क्षेत्र में इनकी राजधानी देखने को मिलता है। इनके शासनकाल के बोले कहे तो 4वीं से 6वीं शताब्दी तक की इनका शासनकाल देखने को मिलता है। ठीक, 4वीं से 6वीं शताब्दी तक के ये जो है सरपपुरी वंश और शैल वंश के समकालीन थे। सरपपुरी वंश और शैल वंश के समकालीन। देखिए, इस वंश के शासकों द्वारा किस उपाधि लिया गया था, वह राजयोगी की उपाधि। तो देखिए, राजयोगी का अर्थ क्या होता है। राजयोगी का अर्थ ही निकलता है राजसी तुल्य कुल। तो राजसी तुल्य कुल वंश के लोग जो है अपने आप को राजयोगी की उपाधि से सम्मानित करते थे। इनकी राजमुद्राओं में सिंह अंकित हुआ करता था। सिंह अर्थात शेर का जो है चिन्ह अंकित होता था इनकी राजमुद्राओं में। ठीक, तो ये राजसी तुल्य वंश का सामान्य जानकारी हो गया। अब देखिए, इस वंश से संबंध में जो सबसे बड़ा साक्ष्य है आरंग ताम्रपत्र। तो आरंग ताम्रपत्र से जो है संपूर्ण तथ्य प्राप्त होते हैं हमें राजसी तुल्य कल संबंध के बंध में। देखिए, इस आरंग ताम्रपत्र में क्या दिया गया है देख लेते हैं। तो
इस अभिलेख में राजसी तुल्य कुलवंश के बारे में के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो राजसी तुल्य वंश के शासकों के संबंध में जानकारी आरंग ताम्रपत्र से द्वारा प्राप्त होता है। इसमें 6 शासकों का नाम मिलता है। तो 6 शासक हैं राजसी तुल्य कुलवंश में। पहले शासक सूर्य या सूरा, जिसे इस वंश का संस्थापक माना जाता है। दूसरे हैं दैत्य प्रथम, तीसरे विभीषण, चौथा भीमसेन प्रथम, और उसके बाद दैत्य वर्मा द्वितीय। तो दैत्य द्वितीय होंगे और भीमसेन द्वितीय। तो चलिए इनका नाम याद रखते हैं। पहले सूरा हो जाएगा, सूरा, उसके बाद फिर दैत्य वन, फिर भीमसेन, विभीषण आ जाएगा बीच में, विभीषण, उसके बाद फिर कौन सा आ जाएगा, भीमसेन प्रथम, भीमसेन प्रथम, और लास्ट अंतिम भी भीमसेन द्वितीय है, और उनके बीच में दैत्य द्वितीय हो जाएगा। ठीक, दैत्य द्वितीय। तो इन 6 शासकों का नाम आपको याद रखना है आरंग ताम्रपत्र में जो प्राप्त हुआ है। इसके जो है क्रम को भी पूछा जा सकता है, तो क्रम भी याद रखेंगे इनका, किनका प्रथम है, इसके बाद कौन, तो क्रम को भी आपको याद रखना है। तो इसी वंश के शासक भीमसेन द्वितीय हैं, इन्हीं का है आरंग ताम्रपत्र। तो आरंग ताम्रपत्र जो है भीमसेन द्वितीय का है। अब इसके संबंध में और कुछ जानकारी प्राप्त है, देख लेते हैं। इस अभिलेख में भीमसेन द्वितीय द्वारा हरिस्वामी बब्ब स्वामी को दोंडा में स्थित भट्टपलिका नामक गांव जो है दान देने का उल्लेख मिलता है। तो हरिस्वामी और बब्ब स्वामी को दोंडा में स्थित भट्टपल्ली नाम गांव देने का उल्लेख मिलता है। जब भीमसेन द्वितीय द्वारा दान दिया गया था हरिस्वामी और बब्ब स्वामी को। इस ताम्रपत्र से राजधानी स्पष्ट नहीं होती है, राजधानी स्पष्ट ज्ञात नहीं होती, किंतु यह ताम्रपत्र आरंग से जारी किया गया था। इस कारण यह माना जाता है कि इनकी राजधानी आरंग रही होगी। भीमसेन द्वितीय द्वारा आरंग ताम्रपत्र को स्वर्ण नदी के तट से जारी किया गया था। तो स्वर्ण या स्वर्ण नदी के तट से जारी किया गया था। इसकी जानकारी हमें कैसे पता चलता है, आरंग ताम्रपत्र के जो प्रारंभ है उसमें लिखा हुआ है, ये संस्कृत में लिखा है, आमे स्वतः स्वर्ण नद्या सर्वराजस्ति तुल्य कुल प्रभा कीर्ते है। तो ये स्वर्ण नदी का नाम इसके आरंभ में मिल रहा है। इसी से ज्ञात होता है कि यह स्वर्ण नदी के तट से जारी किया गया था आरंग से। ठीक, आरंग ताम्रपत्र से किसी रानी, मंत्री, सेनापति के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होता है। तो सिर्फ शासकों की जानकारी प्राप्त होता है, रानी, मंत्री या सेनापति की जानकारी प्राप्त नहीं हुआ है। लेख में भीमसेन और उसके पूर्व 5 पीढ़ियों के राजाओं के नाम दिए गए हैं। तो ये भीमसेन द्वितीय और उनसे पहले के 5 राजाओं की जानकारी बस मिलता है हमें किससे, आरंग ताम्रपत्र से। देखिए अब इस वंश के संबंध में हमें और क्या क्या याद रखना है। तो देखिए यह छत्तीसगढ़ में शासन करने वाले प्रथम स्थानीय राजवंश हैं। प्रोफेसर हीरालाल के अनुसार राजसी तुल्य कुलवंश का संबंध कलिंग नरेश खारवल के वंश से माना जाता है। इसके का जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख है, उसमें लिखा हुआ है राजसी वंश कुल विनश्रित। तो यह राजसी कुल वंश निश्चित लिखा हुआ है नरेश के हाथी गुफा अभिलेख में, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में। उसी से हीरालाल जी ने इनका संबंध जो है कलिंग नरेश खारवेल से बताया है। इस वंश के शासकों ने स्वयं को महाराजा कहा है। तो स्वयं को महाराजा और राजयोगी की उपाधि दिए हैं इस वंश के शासकों ने, महाराजा और एक राजयोगी की उपाधि। ठीक, तो 2 उपाधि इनके द्वारा दिया गया है। देखिए लेख में अब तिथि गुप्त संवत, तो गुप्त संवत का प्रयोग किया गया है। लेख में तिथि गुप्त संवत 182 या फिर 282, गुप्त संवत 182 या 282 मिलता है। तो देखिए यह जो है स्पष्ट नहीं है, 82 बस स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है उस ताम्रपत्र में, वह 1 है या 2 है इसका स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं हुआ है। तो वो 182 भी हो सकता है और 282 भी होता है। तो गुप्त संवत की बात कर रहे हैं हम, तो गुप्त संवत कब से स्टार्ट होता है, 219 ईस्वी से, 219 ईस्वी से गुप्त संवत। तो देखिए 182 अगर रहेगा तो इनका समय कब से स्टार्ट होता है देखा जा सकता है, 119 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया ना, 1 10 की 0 हो गया और ये 5। तो 501 के बाद अगर यह 181 निकल रहा है, तो अगर यह 281 रहता है तो यह 600 के आसपास, अर्थात यह 4वीं या फिर 5वीं शताब्दी के आसपास से इनका कार्यकाल जो है प्रारंभ होता है राजसी तुल्य कुल वंश का। यह हमें गुप्त संवत 182 और 282 अंकित हुआ है उससे पता चलता है। अब देखिए गुप्त संवत का इन्होंने प्रयोग किया है, उसके आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि इन्होंने गुप्तों की अधीनता स्वीकार की थी, इसी कारण इन्होंने गुप्त संवत को भी स्वीकार किया है। ठीक, तो इस आधार पर इस वंश का संबंध गुप्तों के अधीन देखा जाता है। तो ये हो गया हमारे छत्तीसगढ़ के पहले स्थानीय राजवंश, कौन से, राजसी तुल्य कुलवंश। ठीक, अब इसके बाद देखिए पर्वत द्वारक वंश। तो ये छोटा छोटा वंश इन्हें भी दिया गया है। तो देखिए पर्वत द्वारक वंश, इनका क्षेत्र जो है देवभोग क्षेत्र में होता है, में इनका शासन था। तो इनका शासनकाल 5वीं शताब्दी के लगभग देखा जाता है। यह देवभोग क्षेत्र में शासन किए हैं, गरियाबंद के देवभोग क्षेत्र में। इनकी जानकारी जो है राजा तुष्टिकर के 13 सिंह ताम्रपत्र। तो 13 सिंह ताम्रपत्र का उल्लेख किनसे है, इनका संबंध है 13 सिंह ताम्रपत्र का। तो इनका संबंध जो है
पर्वत द्वारक वंश से हैं और पर्वत द्वारक वंश के शासक थे तुष्टिकर, उन्हीं का है 13 सिंह ताम्रपत्र। इस वंश के शासक स्तंभेश्वरी देवी के उपासक थे। तो इनके जो इष्ट देवी थे उनका नाम है स्तंभेश्वरी देवी। इष्ट देवी का नाम स्तंभेश्वरी देवी है। इनकी राजमाता का नाम कौस्तंभेश्वरी देवी है। तो इस याद रखना है, दोनों को कंफ्यूज नहीं होना है। स्तंभेश्वरी देवी इनकी देवी कुल देवी का नाम है और कौस्तंभेश्वरी देवी इनकी राजमाता है। देखिए, इनके द्वारा जो है पर्वत दान प्रथा की शुरुआत की गई है। तो पर्वत दान प्रथा की शुरुआत इनके द्वारा किया गया है, इस कारण इस वंश का नाम पर्वत द्वारक पड़ा है। तो इसी के नाम पर इनका नाम पर्वत द्वारक है, पर्वत दान देने के कारण। इनके यहाँ कौस्तंभेश्वरी देवी राजमाता हैं। देखिए, सोमन राज जो है पहले राजा जिनके शासक की जानकारी मिलती है, उसमें प्रथम शासक है सोमन राज। तो प्रथम शासक है सोमन राज। इनकी माता कौस्तंभेश्वरी देवी के बीमार होने पर राजा सोमन राज ने देवभोग के क्षेत्र को दान दिया था। ठीक, तो देवभोग क्षेत्र को दान दे दिया था। उनकी माता बीमार थी, इस कारण से सुमन राज द्वारा देवभोग क्षेत्र दान में दे दिया जाता है। उसके बाद अगले शासक है तुष्टिकर। तुष्टिकर की राजधानी तारंभक थी। तारंभक, इसकी जानकारी हमें 13 सिंह ताम्रपत्र से मिलता है। 13 सिंह ताम्रपत्र जो है यही शासक तुष्टिकर का ही है। ठीक, तो इतना ही आपको याद रखना है। 2 शासक सोमन राज, तुष्टिकर। इनकी देवी के नाम स्तंभेश्वरी, राजमाता के नाम कौस्तंभेश्वरी। इनकी राजधानी देवभोग था और 13 सिंह ताम्रपत्र से जानकारी प्राप्त होता है। इतना ही जानकारी हमें पर्वत द्वारक वंश के संबंध में याद रखना है। अब अगला देखिए शैल वंश। तो इनका जो क्षेत्र था, दुर्ग क्षेत्र में इन्होंने शासन किया है शैल वंश वालों ने। तो शैल वंश दुर्ग क्षेत्र में देखने को मिलता है। इन्होंने सरभपुरी वंश के स्थान पर छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में शासन किया है। तो ये सरभपुरी वंश के समकालीन थे और उन्हीं समय जो है कुछ क्षेत्रों में जो है शासन किया है, जिसमें दुर्ग क्षेत्र में इनका स्थान देखने को मिलता है। ये 7वीं से 8वीं शताब्दी के समय में जो है इनका शासन देखने को मिलता है। ये अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं। समकालीन सरभपुरी वंश के समकालीन थे। दुर्ग क्षेत्र में इन्होंने शासन किया है। इन्होंने महाराजाधिराज व परमेश्वर की उपाधि धारण किया है। महाराजाधिराज व परमेश्वर की उपाधि धारण करने वाले शासक है शैल वंश के। इनका जानकारी कहाँ से प्राप्त होता है? दुर्ग व बालाघाट के सरहदी ग्राम, तो एक राघोली ग्राम है, वहीं से ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। तो राघोली ग्राम से ताम्र प्राप्त हुआ है, उसी से शैल वंश के संबंध में जानकारी प्राप्त होता है। इस वंश के प्रमुख शासकों में 5 शासकों का नाम मिलता है। तो माना जाता है इस वंश के संस्थापक श्रीवर्धन है। श्रीवर्धन को इस वंश के संस्थापक माना जाता है शैल वंश के। देखिए, तो श्रीवर्धन, श्री पृथ्वीवर्धन, जयवर्धन, उसके बाद श्रीवर्धन द्वितीय, जयवर्धन द्वितीय, श्रीवर्धन, पृथ्वीवर्धन, जयवर्धन, श्रीवर्धन द्वितीय, जयवर्धन द्वितीय। ठीक, तो देखिए सबसे पहले शासक हैं श्रीवर्धन। श्रीवर्धन जो है इस वंश के संस्थापक हैं। पृथ्वीवर्धन जो है श्रीवर्धन के पुत्र हैं। जयवर्धन श्रीवर्धन के पौत्र है। इन्होंने विंध्य प्रदेश को जीता था। इन्होंने जयवर्धन ने विंध्य प्रदेश को जीता था। इन्हीं का जो है राघोली ताम्रपत्र जो है जयवर्धन द्वारा ही जारी किया गया था। तो राघोली ताम्रपत्र जयवर्धन का है, उसी में इन सभी शासकों की जानकारी प्राप्त होता है। इनके द्वारा निर्माण कार्य में देखें तो निर्माण कार्य में सबसे पहले शासक जो संस्थापक है श्रीवर्धन, उनके द्वारा एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो 7वीं शताब्दी में श्रीवर्धन द्वारा सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया था। संभवतः इस वंश में उत्तराधिकारी न होने के कारण इस वंश का पतन हो गया था। इस वंश में उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण इस वंश का पतन हो गया था। चलिए अब अगला देखेंगे सरभपुरी वंश। इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की वीडियो में जो है सरभपुरी वंश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते हैं, तो इसे हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए सरभपुरी वंश को देखते हैं। तो सरभपुरी वंश के संस्थापक सरभ राज हैं। इनका शासनकाल देखा जाता है 5वीं और 6वीं शताब्दी में। तो सरभपुरी वंश का शासन 5वीं 6वीं शताब्दी में था। अब देखिए इस वंश के जो राजधानी है वो राजधानी 3 ठो राजधानी बने हैं। तो सबसे पहले राजधानी था सरभ राज द्वारा जो है सरभपुर को अपने नाम पर ही राजधानी बनवाया गया। दूसरा प्रसन्न मात्र द्वारा प्रसन्नपुर की स्थापना किया गया, जो वर्तमान में मल्हार के नाम से जाना जाता है प्रसन्नपुर। तो प्रसन्न मात्र ने प्रसन्नपुर को राजधानी बनवाया। फिर प्रवरराज प्रथम ने श्रीपुर अर्थात श्रीपुर को जो है राजधानी बनाते हैं प्रवरराज प्रथम। तो ये जो है इस वंश में 3 राजधानी बनते हैं। उन तीनों राजधानी का वर्णन और किस शासक द्वारा बनाया गया था वो दिया गया है। अन्य नाम देखिए तो इस वंश को अमरायकुल या अमरजकुल के नाम से भी जाना जाता है। अमरायकुल, यह जानकारी वैघ राज्य के मल्हार ताम्रपत्र में उल्लेखित है। अमरायकुल या अमरजकुल ये सरभपुरी वंश का ही अन्य नाम है। देखिए राज चिन्ह में इनका राज चिन्ह गजलक्ष्मी है। इनके समस्त अधिकार पत्रों की मुहर पर यह राज चिन्ह लगाया जाता था। तो गजलक्ष्मी को याद रखेंगे, सरभपुरी वंश के राज चिन्ह है। यह वैष्णव धर्म के उपासक थे। उपाधि में परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। वैष्णव धर्म में याद रखेंगे परम भागवत की उपाधि गजलक्ष्मी राज चिन्ह। ऐतिहासिकता की बात करें तो इनकी जानकारी जो है भानुगुप्त के एरण अभिलेख में इनका उल्लेख मिलता है। तो सरभपुरी वंश के संस्थापक सरभराज का उल्लेख भानुगुप्त के एरण अभिलेख में मिलता है, जो 510 ईस्वी के है। देखिए पृष्ठभूमि देखिए तब सरभपुरी वंश के शासक स्थानीय व्यक्ति थे। वे पहले वाकटकों के सामंत थे। तो वाकटक वंश पढ़े उनके सामंत थे। बाद में इनकी आपसी फूट का लाभ उठाकर स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लिया था।
ताम्रपत्र तो मुख्य रूप से इसमें से है सबसे बड़ी जानकारी जो है नरेंद्र के द्वारा जारी किया गया कुरुत ताम्रपत्र से जानकारी प्राप्त होता है सरबपुरी वंश के संबंध में। इस ताम्रपत्र में ब्राह्मण शंख स्वामी, तो ब्राह्मण शंख स्वामी के शासन पर लिख देने का उल्लेख है, तो शासन को लिख कर देने का उल्लेख मिलता है ब्राह्मण शंख स्वामी को, अपने शासन लिख कर दिए हुए हैं नरेंद्र। शिल्पी में देखिए यहाँ जो है श्रीदत्त, अचल सिंह, ज्येष्ठ सिंह, द्रोण सिंह, गोल सिंह, इन शिल्पियों का उल्लेख यहाँ प्राप्त होता है ताम्रपत्र में। कुरुत ताम्रपत्र से श्रीदत्त, अचल सिंह, ज्येष्ठ सिंह, द्रोण सिंह, गोल सिंह, इन शिल्पियों का उल्लेख मिलता है सरबपुरी वंश के संबंध में। अब देखिए यहाँ इनका वंशावली दिया गया है, इस वंश में शासक कौन कौन रहे हैं। तो चलिए इनका वंशावली में क्या है, सबसे पहले सरबराज, तो सरब राज द्वारा स्थापना किया गया था, उनका पुत्र है नरेंद्र सेन। नरेंद्र सेन के बाद प्रवर सेन, या इसे प्रसन्न सेन या द्वितीय, या इसे प्रसन्न मात्र के नाम से जानते हैं, तो प्रसन्न मात्र याद रखेंगे। नरेंद्र सेन के बाद प्रसन्न मात्र के बाद जयराज। जयराज का अन्य नाम में मान मात्र, दुर्गराज भी जयराज के ही नाम के रूप में मिलता है। देखिए जयराज के 3 पुत्र होते हैं, सुदेवराज, प्रवरराज प्रथम और व्याघ्रराज, ये 3 पुत्र होते हैं जयराज का। उसके बाद जो है सुदेवराज के बाद जो है अपने ये जो राज्य है उसका बंटवारा कर देता है सुदेवराज, तो इनके भाइयों को भी शासन मिलता है व्याघ्रराज और प्रवरराज को। फिर बाद में जो है प्रवरराज द्वितीय को भी शासन मिलता है। इनका पुत्र है सुदेवराज का प्रथम का पुत्र प्रवरराज द्वितीय होता है। ठीक, तो ये जो है सरबपुरी राजवंश की वंशावली है, जिसमें सरबराज प्रथम, नरेंद्र सेन, उसके बाद प्रसन्न मात्र, जयराज, सुदेवराज, प्रवरराज, व्याघ्रराज, प्रवरराज जो है अंतिम शासक है, प्रवरराज द्वितीय। तो चलिए अब इस वंश के सभी शासकों को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हैं सरबराज। इनका देखिए अवधि देखिए 460 से 480 ईस्वी में इनके शासन देखने को मिलता है, 460 से 480। तो इनका जो है शासनकाल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इनका सरबराज का 460 से 480 है, पर शासनकाल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इन्हें जो है सरबपुरी राजवंश का संस्थापक माना जाता है। इनकी राजधानी सरबपुर है, जिसका अनुमान संबलपुर और सारंगढ़ क्षेत्र से अनुमान लगाया जाता है। सरबपुर का जानकारी इन्हीं के नाम पर राजवंश का और राजधानी का नाम रखा गया है, सरब राज के नाम पर ही। यह जो है सरबराज प्रवर सेन प्रथम के शासक थे, सामंत थे, तो वाटकर नरेश प्रवरराज प्रथम उन्हीं के सामंत थे सरबराज। इनके सिक्का, इन्होंने अपने नाम के सिक्के जारी किए थे, सिक्के जारी किए गए हैं सरबराज द्वारा, और इन सिक्कों पर पहली बार प्राकृत के स्थान पर संस्कृत भाषा का उल्लेख अर्थात प्रयोग देखा जाता है। तो देखिए संस्कृत भाषा का उल्लेख किया गया है इनके सिक्कों में, तो संस्कृत भाषा देखा जाता है, पहले प्राकृत का प्रयोग किया जाता था, तो संस्कृत के सिक्के जारी करने वाले पहले शासक हुए। देखिए इनके नाम का उल्लेख भानुगुप्त के एरण अभिलेख में प्राप्त होता है, भानुगुप्त का एरण अभिलेख में, जिसमें सरबराज को भानुगुप्त के सामंत थे गोपराज, उनके नाना के नाम से संबोधित किया गया है। तो गोपराज के नाना के नाम पे संबोधित किया गया है सरबराज को। सरबराज का शासन क्षेत्र महानदी के उत्तरी भूभाग पर था तथा वे एक कुशल राजा थे। ठीक, तो उत्तरी भूभाग पर था इनका क्षेत्र। देखिए इनका पुत्र होते हैं नरेंद्र। नरेंद्र 480 से 505 ईस्वी तक के शासन करते हैं, 480 से 505 ईस्वी तक के, लगभग ये जो है 25 साल तक के शासन रहता है इनका। देखिए इन्होंने जो है परम भागवत की उपाधि धारण किया था, उसकी जानकारी इनके रावण प्लेट से प्राप्त होता है। तो रावण प्लेट 3 अभिलेख इनके द्वारा जारी किए गए थे, ताम्रपत्र 3 ताम्रपत्र, उनमें से एक है रावण प्लेट। इसमें जो है इनकी उपाधि परम भागवत उल्लेख किया गया है। यह जो है वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इनकी मुद्रा में, इनके द्वारा जारी किए गए मुद्रा में गज भिस्त लक्ष्मी का अंकन प्रमुख है। तो गज लक्ष्मी इनकी इष्ट देवी थी, उन्हीं का जो है अंकन देखने को मिलता है, गज भिस्त लक्ष्मी का प्रमुख अंकन देखने को मिलता है नरेंद्र सेन के सिक्कों में। देखिए इनके द्वारा 3 ताम्रपत्र जारी किए हैं, 3 ताम्रपत्र, पहला पीपरदुला ताम्रपत्र, दूसरा कुरुत ताम्रपत्र और तीसरा है मल्हार या रावण ताम्रपत्र। तो देखिए इन तीनों ताम्रपत्र से क्या क्या जानकारी प्राप्त होता है। तो पीपरदुला, पहला पीपरदुला ताम्रपत्र, पीपरदुला इसका नाम बड़ा दिख रहा है, पीपरदुला सबसे पहले इसे जारी किया गया था। यह अपने शासनकाल के 3रे वर्ष में, याद रखेंगे कौन सा वर्ष, 3रे वर्ष में जारी किया गया ताम्रपत्र है, सारंगढ़ क्षेत्र से जारी किया गया था। इसके अनुसार भोगपति राहुदेव ने नंदपुर भोग में स्थित सरकराप्रद नामक ग्राम दान में दिया था, नंदपुर भोग में स्थित सरकराप्रद नामक ग्राम में दिया था। इस ताम्रपत्र में इन्होंने अपने आप को सरबराज का पुत्र कहा है, तो सरबराज का पुत्र कहा है अपने आप को। दूसरा है कुरुत ताम्रपत्र धनतरी के अपने शासन के 24वें वर्ष में जारी किया गया। इस ताम्रपत्र से स्पष्ट होता है कि इनका शासन काल लंबा रहा होगा, अर्थात ये अपने शासन काल में रजत जयंती पूरा कर रहे होंगे। तो इनके सिल्वर जुबली अर्थात 25 वर्ष पूरे किए हैं, इसका जानकारी प्राप्त होता है, क्योंकि 24वें वर्ष में जो है इन्होंने कुरुत ताम्रपत्र जारी किया था। कि याद रखेंगे 24वें वर्ष में जारी किया गया है कुरुत ताम्रपत्र धमतरी क्षेत्र से, तो लंबा शासनकाल इन्होंने पूरा किया है। इस ताम्रपत्र में उल्लेखित है कि चुल्लडा सीमा भोग, तो चुल्लडा सीमा भोग में स्थित केशवक नामक ग्राम परम भट्टारक द्वारा
भादुस्वामी नामक ब्राह्मण को ताम्रपत्र पर लिखकर दान दिया गया था। इसकी जानकारी हमें क्रुत ताम्रपत्र से प्राप्त होता है। तीसरा है मल्हार रावण या रावण ताम्रपत्र। जो रावण प्लेट की बात कर रहे थे वही है, मल्हार से प्राप्त हुआ है। यह ताम्रपत्र तिथि विहीन व अधूरा है, तो यह तिथि विहीन और अधूरा ताम्रपत्र है रावण प्लेट। अब देखिए इसके संबंध में और क्या क्या विशेष तथ्य हैं। तो नरेंद्र के ताम्रपत्रों में विजय स्कंधवाद क्रुद्ध जैसे शब्दों को स्पष्ट होता है कि सैन्य अभियानों के द्वारा विजय प्राप्त कर उन स्थानों पर ताम्रपत्र जारी किया गया है। तो ये देखिए, तो इनके द्वारा सैन्य अभियान किए गए और उनसे विजय प्राप्त कर जहाँ से विजय प्राप्त किया है उन क्षेत्रों पर इनके द्वारा ताम्रपत्र जारी किए गए हैं। तो विजय स्कंधवाद क्रुद्ध, तो क्रुद्ध से जारी किया गया है क्रुद्ध को जीतने के पश्चात। दूसरा मिलता है इन्होंने अपने ताम्रपत्रों में खड़ग धारा जित भुवे उत्कीर्ण कराया था। तो खड़ग धारा जित पुड़े, जिसका अर्थ क्या होता है, तलवार की धार से सारी विश्व को जीत लेने वाला। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग जो है अपने ताम्रपत्र में कराया है नरेंद्र सेन द्वारा। तो इससे इनकी विजय अभियानों के संबंध में और इनकी विजय गाथाओं का जानकारी प्राप्त होता है। अब अगला देखिए प्रसन्न मात्रा। तो प्रसन्न मात्रक जो है इनका जो है स्वर्ण सिक्के जारी किए गए थे। तो इससे स्पष्ट पता लगाया जा सकता है कि इनका कार्यकाल जो है बहुत ही समृद्धपूर्ण कार्यकाल था, क्योंकि इनके द्वारा स्वर्ण सिक्के जारी किए गए हैं। तो देखिए इनके राजधानी प्रसन्नपुर थे। तो नीला नदी के तट पर इन्होंने जो है प्रसन्नपुर अर्थात मल्हार नगर बसाया था। नीला नदी वर्तमान की लीलागर नदी से तुलना की जाती है नीला नदी का, और प्रसन्नपुर वर्तमान के मल्हार से तुलना की जाती है। तो मल्हार के संस्थापक प्रसन्न मात्र को माना जाता है। देखिए उसी को फिर ये इनके द्वारा राजधानी बना दिया जाता है। इनके द्वारा सिक्के जारी किया गया है। उस सिक्के में गरुड़ शंख चक्र युक्त सोने के सिक्के, तो गरुड़ शंख और चक्र के अंकर होने का प्रमाण मिलता है। इनके सोने के सिक्के जारी किए गए हैं। तो देखिए सोने के सिक्का प्राप्त हुआ है। तो इनके सोने के सिक्के जिन शासकों द्वारा जारी किया जाता है उनको जो है समृद्ध कार्यकाल वाला समझा जाता है। उनके समय जो है बहुत समृद्धि वाला समझा जाता है। देखिए इनके संबंध में जो है डॉक्टर श्याम कुमार पांडे द्वारा लिखा गया है। मल्हार स्थित टकसाल से इन सिक्कों को निर्मित माने जाते हैं। तो मल्हार में जो टकसाल है वहीं से इन सिक्कों को निर्मित माना जाता है। ये श्याम कुमार पांडे का कहना है। सिक्कों पर पेटिका शीर्ष लिपि का प्रयोग किया गया है। देखिए पेटिका शीर्ष लिपि का भी प्रयोग किया गया है प्रसन्न मात्र के सिक्कों में। प्रसन्न मात्र के स्वर्ण सिक्के पूर्व में उड़ीसा के कटक से और पश्चिम में महाराष्ट्र के चांदा से प्राप्त हुए हैं। तो उड़ीसा के कटक से महाराष्ट्र के चांदा तक प्राप्त हुए हैं इनके स्वर्ण सिक्के। ये जो है इनके साम्राज्य विस्तार का द्योतक है। सिरपुर के स्वर्ण मुद्रा मिला है जिस पर गजलक्ष्मी का अंकन है। तो सिरपुर से भी एक स्वर्ण मिला है जिसमें गजलक्ष्मी का अर्थात कोस वंश से संबंधित है, सरबपुरी वंश से संबंधित है। इनके कार्यकाल में जेठानी मंदिर, तालागांव के जेठानी मंदिर का निर्माण जो है इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। जेठानी मंदिर का इनके और देवरानी मंदिर जो है जयराज के कार्यकाल में पूरा किया जाता है। चलिए अब आगे देखेंगे हम जयराज, मानमात्र या दुर्गराज। तो ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। इनका शासनकाल 545 से 560 ईस्वी तक के था। देखिए इन्हें मानमात्र दुर्गराज के नाम से भी जाना जाता है जयराज को। इनकी मुद्रा पर गजलक्ष्मी का अंकन मिलता है। गजलक्ष्मी का अंकन। इनके 3 ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं, आरंग ताम्रपत्र, मल्हार और अंगुरस ताम्रपत्र। आरंग ताम्रपत्र शासन के 5वें वर्ष जारी किया गया था। इसमें पूर्व राष्ट्र शब्द का उल्लेख किया गया है। मल्हार जो है 5वें और 9वें वर्ष जारी किया गया था मल्हार से ताम्रपत्र। अंगूरा ताम्रपत्र यह शासन के 3रे वर्ष जारी किया गया था। देखिए इनके अभिलेख प्राप्त होता है कौआताल अभिलेख। जयराज का नाम प्रथम बार दुर्गराज के नाम से उल्लेखित है। तो यहाँ ही दुर्गराज नाम मिलता है कौआताल अभिलेख में। ये स्थापत्य देखें तो दुर्ग नामक नगर की स्थापना इनके द्वारा कराया गया है माना जाता है। दुर्गराज इसीलिए जो है इन्हीं के नाम पे दुर्ग नगर बसाया गया था। परंतु पंडित लोचन प्रसाद पांडे का मानना है कि शिवनाथ नदी के तट पर दुर्ग नामक नगर स्थापना की, किंतु राय बहादुर का मानना है कि जो है शिव दुर्ग नामक एक शासक थे उनके द्वारा दुर्ग शहर की स्थापना किया गया था। यह राय बहादुर किलेलाल का मानना है। देखिए देवरानी मंदिर जिसे जयश्वर भट्टारिका मंदिर भी कहते हैं उसका निर्माण जयराज के शासनकाल में हुआ था। इनके द्वारा जो है इनके शासनकाल में पहली बार सरबपुरी शासन का मल्हार से पश्चिम तक की ओर विस्तार हुआ है। मल्हार के पश्चिम की ओर जो है विस्तार देखने को मिलता है इनके शासनकाल में। इसके संबंध में विशेष देखिए तो ब्राह्मणों को दान देने की प्रथा का पालन सरबपुरी राजवंश द्वारा करते थे, जिसमें देखिए संप राज अर्थात जिसे पंप राज भी कहते हैं। पंप राज भुक्ति के अंतर्गत आने वाले ग्राम जिसे राज्य ग्राम था उसे विष्णु स्वामी नामक ब्राह्मण को दान दिया था। तो विष्णु स्वामी नामक ब्राह्मण को राज्य ग्राम देने का भी प्रमाण मिलता है जयराज द्वारा। इनके 3 पुत्र हुए सुदेवराज, प्रवरराज और व्याघ्रराज। 3 पुत्र सुदेवराज, प्रवरराज और व्याघ्रराज। तो इनके पश्चात जो है अगले शासक बनते हैं सुदेवराज, जिन्हें महासुदेव के नाम से भी जाना जाता है। देखिए महासुदेव या सुदेवराज इनका शासनकाल 560 से 580 ईस्वी तक के था। इनके द्वारा सर्वाधिक 8 ताम्रपत्र जारी किए गए हैं। तो सर्वाधिक 8 ताम्रपत्र देखा जाता है इनके द्वारा। इस वंश के सर्वाधिक ताम्रपत्र जारी करने वाले शासक है सुदेवराज।
इनके प्रमुख ताम्रपत्र रायपुर, सरभपुर और सिरपुर, इन 3 स्थानों से प्राप्त हुआ है सुदेवराज के ताम्रपत्र। इन ताम्रपत्रों पर तिथि लिखा है, वर्ष, लेखक और शासक के नाम लिखने को मिलते हैं। तिथि, वर्ष, लेखक और शासक के नाम लिखे हुए हैं, परंतु इसमें जो है चित्र अंकित नहीं किया गया है, तो चित्र नहीं देखने को मिलेंगे। इनके द्वारा परम भागवत की उपाधि धारण किया गया। इनकी राजधानी मल्हार थी और इनकी दूसरी राजधानी सिरपुर। तो सिरपुर नगर की स्थापना सुदेवराज द्वारा कराया जाता है और सिरपुर को अपनी द्वितीय राजधानी के रूप में घोषणा किया जाता है। इनके देखिए विस्तार में आरंग से ताम्रपत्र अभिलेख बताते हैं कि सुदेवराज का आरंग पर भी अधिकार था। तो आरंग से भी इनका अभिलेख मिला है, उससे पता चलता है कि इनका जो है राज्य विस्तार जो है आरंग तक के था। युद्ध, इनके शासनकाल में भीमसेन द्वितीय द्वारा आक्रमण किया गया था। तो ये राजसी तुल्य वंश के शासक है भीमसेन द्वितीय, इनके द्वारा आक्रमण किया गया था, जिसे पराजित करने में प्रवरराज प्रथम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इनके भाई प्रवरराज प्रथम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब महासुदेवराज द्वारा प्रवरराज प्रथम को सिरपुर का गवर्नर नियुक्त किया गया था, उसी के पश्चात जो है विजय के पश्चात प्रवरराज प्रथम को सिरपुर का गवर्नर अर्थात संमंत नियुक्त किया गया था। देखिए सरभपुरी राजकुमारी लोक प्रकाशा का सुदेव से संबंध बताया जाता है। तो सुदेवराज से संबंध लोक प्रकाशा बताया जाता है, वो या तो इनकी बहन थी या पुत्री थी बताया जाता है, अब तक की स्पष्ट नहीं है। जबकि समग्र छत्तीसगढ़, तो यह जो हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा जारी किया गया समग्र छत्तीसगढ़ 2017 एडिशन है, उसमें लोक प्रकाशा को नरेंद्र की बहन बताया गया है। जो दूसरे शासक बने हैं नरेंद्र सेन, उनकी बहन बताया गया है, परंतु जो है महत्वपूर्ण जानकारी से पता चलता है कि यह जो है सुदेवराज की बहन या पुत्री थी, जिनका विवाह जो है लोक प्रकाशा का विवाह मैकल के सोमवंशी शासक भरत बल से हुआ रहता है। तो मैकल सोमवंशी शासक भरत बल से लोक प्रकाशा का विवाह हुआ रहता है। तो देखिए ये भरत बल कौन थे सोमवंशी शासक, उनका यहाँ वंशावली दिया हुआ है। तो मैकल के सोमवंशी राजा थे नागबल और उनकी पत्नी थी नंद भट्टारिका रानी, और नागबल राजा उन्हीं के पुत्र थे भरतबल, जिसे इंद्रबल के नाम से भी जानते हैं। इनका विवाह जो है लोक प्रकाशा से हुआ था। सरभपुरी राजकुमारी लोक प्रकाशा से हुआ। इनके 2 पुत्र हुए, एक हुए मैकल के वंश के सोमवंश सुरबल और दूसरे उदयन वंश के सिरपुर के पांडुवंश। तो 2 संस्थापन करते हैं, मैकल के सोमवंश एक और दूसरा जो है सिरपुर के पांडुवंश उदयन। तो देखिए उदयन का पुत्र होता है इंद्रबल। तो इसी इंद्रबल को जो है सरभपुरी राजकुमारी लोक प्रकाशा का विवाह भरतबल से हुआ था। इसी नाते सुदेवराज ने भरतबल के वंशज इंद्रबल को सर्वाधिकर्ता पद हुआ करता था, जो मंत्री का पद होता था, दूता के मंत्री का पद होता था, इस पर नियुक्त किया था इंद्रबल को। फिर यही इंद्रबल बाद में जो है सिरपुर के पांडु वंश की स्थापना करता है। देखिए तो यहाँ दिया गया है सर्वाधिकर्ता। तो यह भी महासुदेव राज द्वारा इन्होंने इंद्रबल नामक व्यक्ति को सर्वाधिकर्ता या सर्वाधिकरण अधिकृत तथा दूतक के रूप में नियुक्त किया, जिसका उल्लेख इनके कौवा ताल या धमतरी ताम्रपत्र में मिलता है। देखिए उसके बाद सुदेवराज द्वारा बंटवारा कर दिया जाता है अपने राज्य का। तो महासुदेवराज ने अपने मृत्यु के पूर्व अपने राज्य को 3 भागों में बांट दिया। पहले महानदी का दक्षिण भाग, अर्थात दक्षिण भाग कहने का मतलब कौन सा हो गया, सिरपुर क्षेत्र, तो वह अपने छोटे भाई प्रवरराज को दे देते हैं। दूसरा महानदी का उत्तर पूर्वी क्षेत्र अर्थात मल्हार वाला क्षेत्र, उत्तर पूर्वी अर्थात मल्हार वाला क्षेत्र, यह व्यागराज को दे देते हैं। फिर सरभपुर वंश की मुख्य शाखा जो भरतबल और सुरबल को दे देते हैं। भरतबल सुरबल मैकल के सोमवंशियों को सौंप देते हैं अपने सरभपुर की मुख्य शाखा को। देखिए इस बंटवारे से जो है प्रवरराज प्रथम और व्याघ्रज दोनों भाई जो हैं नाखुश हो जाते हैं। प्रवरराज प्रथम और व्याघ्रज दोनों नाखुश हो जाते हैं। अतः इन्होंने इस क्षेत्र की सत्ता प्राप्त करने हेतु सुरबल पर आक्रमण कर दिया। तो सुरबल को आक्रमण करके उसे पराजित कर दिया जाता है। सुरबल की पराजय पर बदला लेने के लिए इंद्रबल जो है बदला लेने के लिए प्रवरराज और व्याघ्रराज को पराजित कर सरभपुरी वंश के राज्य का अधिकार का दक्षिण कोसल में पांडु वंश का नींव रखा जाता है, जो कि अपनी राजधानी सिरपुर को बनाते हैं। तो ठीक, तो पांडु वंश की नींव यहाँ से रखते हैं, जब इनके द्वारा इंद्रबल के द्वारा प्रवरराज और व्याघ्रराज को पराजित करके रखा जाता है पांडु वंश की नींव। अब देखिए यहाँ प्रवरराज प्रथम को बताया गया है। प्रवरराज प्रथम इनकी राजधानी सिरपुर था। इन्होंने महानदी के दक्षिण भूभाग पर शासन किया है। इनके द्वारा 2 ताम्रपत्र जारी किए गए, ठाकुरदिया ताम्रपत्र और दूसरा मल्हार ताम्रपत्र। दोनों ताम्रपत्र शासन के 3रे वर्ष में जारी किए गए हैं। देखिए श्याम कुमार पांडे के अनुसार ये दोनों शिलालेख प्रवरराज प्रथम के हैं। छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार ठाकुरदिया तथा मल्हार ताम्रपत्र प्रवरराज द्वितीय के हैं। इसके संबंध में देखिए इनके शासनकाल में सरभपुर पर सुरबल नामक पांडुवंशी शासक ने अधिकार कर लिया था। सरभपुर पर सुरबल नामक पांडुवंशी शासक ने अधिकार किया था, जिसे युद्ध परास्त कर प्रवरराज ने पुनः प्राप्त कर लिया। अपने भाई व्याघ्रराज को सरभपुर में शासन व सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया था। अब अगर देखिए व्याघ्रराज, तो व्याघ्रराज इन्होंने उपाधि धारण किया था भट्टारक के। इनकी राजधानी प्रसन्नपुर अर्थात मल्हारपुर क्षेत्र था। इनके शासन क्षेत्र महानदी के उत्तर में मल्हार के पूर्वी भाग पर व्याघ्रराज शासित करते थे।
इनके मल्हार ताम्रपत्र में सरबपुरी वंश का एक और नाम अमराय कुल या अमरज कुल का नाम मिलता है व्यावकराज के ताम्रपत्र में। यह अपने भाई प्रवरराज प्रथम का संबंध था। तो वही जो है प्रवरराज प्रथम जो है उस क्षेत्र को विजित करके अपने भाई व्यागराज को शासन करने देते हैं। तो वही प्रवरराज प्रथम के संबंध के रूप में कार्य करते हैं। देखिए अभी इसके बाद इस वंश के अंतिम शासक हैं प्रवरराज द्वितीय। तो प्रवरराज द्वितीय इनका मलगा बिलासपुर ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि इंद्रबल ने सरबपुरी क्षेत्र पर अधिकार प्राप्त कर लिया है। सुदेवराज के संबंध इंद्रबल ने सुदेवराज के पुत्र प्रवरराज द्वितीय, तो ये सुदेवराज के पुत्र थे, प्रवरराज द्वितीय की हत्या कर इस क्षेत्र में पांडु वंश की नींव रखी। अंतिम सरबवंशी शासक है ये प्रवरराज द्वितीय, जिनका शासन 600 से 620 ईस्वी का देखने को मिलता है। अब देखिए सरबपुरी राजवंश की प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी उसे देख लेते हैं। यहाँ सरबपुरी राजवंश की प्रशासनिक व्यवस्था मिलती है। तो यह जो है 6 इकाइयों में बटा हुआ था सरबपुरी राजवंश। तो सबसे छोटी इकाई ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम के ऊपर आहार के ऊपर भुक्ति के ऊपर भोग, उसके बाद राष्ट्र और राज्य। तो देखिए 6 इकाइयों में बटा हुआ था ग्राम, आहार, भुक्ति, भोग, राष्ट्र। तो देखिए ये भोग क्या होता है, भोग क्षेत्र के अधिकारी को भोगपति कहते थे, जिसे राजा की अनुमति से 5 गांव दान में देने का अधिकार था। तो 5 गांव दान में देने का अधिकार था। उसके अलावा देखिए राष्ट्र जो है संभाग के समान था और राज्य प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था, किंतु यह तानाशाह नहीं होता था। ठीक, तो ये जो है इनके सरबपुरी राजवंश की प्रशासनिक व्यवस्था है। 6 इकाइयों में बटा हुआ था ग्राम, आहार, भुक्ति, भोग, राष्ट्र और राज्य। इन्हें याद रखेंगे आप। इस राजवंश के संबंध में और कुछ जानकारी है उसे देख लेते हैं। देखिए सर्वकालीन शासक संस्कृत भाषा और ब्राह्मणों को महत्व देते थे। तो संस्कृत भाषा और ब्राह्मणों को महत्व दिया गया है, यहाँ ब्राह्मणों को दान दिया गया है और संस्कृत भाषा अपने सिक्कों में जो है उत्कीर्ण किया गया है। तो इससे जो है संस्कृत भाषा और ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है। ये पूर्वी राष्ट्र शब्द का प्रयोग करते थे, जो दर्शाता है कि प्रशासन को 2 प्रमुख केंद्रों में बटा हुआ था। तो पूर्वी राष्ट्र का प्रयोग देखने को मिला था हमें जयराज के ताम्रपत्र में। यह पहले में प्रत्यक्ष रूप से राजा का अधिकार होता था और दूसरे में उनके निकट संबंधियों के अधिकार होते थे। इस काल में राजा ताम्रपत्रों के द्वारा ही दान देते थे, ताम्रपत्र के द्वारा दान दिया जाता था। सरबपुरकालीन अधिकारी सर्वाधिकारीकर्ता, तो यहाँ अधिकारी कौन कौन से सर्वाधिकर्ता जिसे देखें हम, इंद्रबल नामक जो है सुदेवराज के सर्वाधिकर्ता थे। दूसरा प्रतिहार, हरबग्राह, चाटभाट, सामंत, दूतक, कांडिक, ये सब जो है सरबपुरीकालीन अधिकारियों की जानकारी हमें प्राप्त होता है। तो ये था सरबपुरी वंश के संबंध में। अगले वीडियो में हम नल वंश को पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना पढ़ते हैं, आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।